आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है द थर्सडे मर्डर क्लब। इस मूवी में हम देखेंगे कि चार दोस्त रिटायरमेंट के बाद एक ओल्ड एज होम में रहकर पुराने मर्डर केसेस को सुलझाने का काम करते हैं। लेकिन एक दिन वो लोग 1973 के ऐसे केस में फंस जाते हैं जिसको सुलझा पाना लगभग नामुमकिन था। वो सभी लोग अपनी पूरी जी जान से कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक और मर्डर हो जाता है। अब क्या इस मर्डर का उस 1973 वाले केस के साथ कुछ लेना देना है और ये लोग उन दोनों ही मर्डर केसेस को कैसे सुलझाएंगे, यही हम इस मूवी में देखने वाले हैं। तो ज्यादा बातें न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो 1973 के एक मर्डर केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। ये केस एक एंजेला नाम की लड़की का था। ग्रुप की सबसे सीनियर मेंबर एलिजाबेथ अपने साथी रॉन और इब्राहिम को बताती है कि जब एंजेला का बॉयफ्रेंड पीटर उससे मिलने के लिए उसके घर पर गया तो किसी दूसरे आदमी ने एंजेला के पेट में चाकू मारकर घर की खिड़की से नीचे फेंक दिया। पीटर ने कातिल को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाया। पुलिस ने भी इस केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की थी, पर उन्हें भी कुछ नहीं मिला। अब कमाल की बात यह है कि एंजेला के घर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ था, यानी कि ये खून बदले की भावना से किया गया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि एंजेला के मर्डर होने के कुछ दिनों बाद पीटर कहीं गायब हो गया। एलिजाबेथ ये भी बताती है कि पीटर पहले आर्मी में था, लेकिन जंग के दौरान उसका एक पैर खराब हो गया, जिसकी वजह से उसको आर्मी से निकाल दिया गया। एलिजाबेथ की बातें सुनने के बाद रॉन कहता है कि पीटर उस दिन एंजेला को बचाने की कोशिश भी तो कर सकता था, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि पुलिस की पूछताछ के दौरान पीटर ने बताया कि एंजेला जब घर की खिड़की से नीचे गिरी तो उसका बहुत सारा खून बह गया था, जिसकी वजह से वो तुरंत मर गई। फिर वो बताती है कि अगर हमें इस केस को सुलझाना है तो इसके लिए किसी मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब ये लोग कौन हैं और किसके लिए काम करते हैं, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम जॉयस नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ बातें कर रही थी। दरअसल जॉयस कूपर चेस नाम के एक ओल्ड एज होम में रहने के लिए आई थी। फिर वो अपनी बेटी को वहां का क्लब हाउस दिखाने के लिए ले जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एलिजाबेथ और उसके साथियों से होती है, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये सभी भी कूपर चेस ओल्ड एज होम में ही रहते हैं। तभी क्लब हाउस में हो रही इन्वेस्टिगेशन को देखकर जॉयस उनसे पूछती है कि यहाँ पर तो गेम खेले जाते हैं ना, आप लोग ये सब क्या कर रहे हो। फिर एलिजाबेथ जल्दी से सब कुछ छुपाकर उसको कहती है कि थर्सडे के दिन यहाँ पर गेम नहीं होते। दरअसल हम सभी साथी यहाँ पर मिलकर पुराने केसेस की छानबीन करते हैं और ये सारा काम हम थर्सडे के दिन ही करते हैं, यही हमारा रूल है। अब जॉयस उनकी बातें सुनकर वहां से चली जाती है, लेकिन एलिजाबेथ एक बात से हैरान थी कि जॉयस ने एंजेला की डेड बॉडी के फोटोज देख लिए, लेकिन फिर भी वो घबराई नहीं, बल्कि क्लब हाउस से हंसते हंसते चली गई। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ अपने साथियों को लेकर जॉयस के पास पहुंच जाती है और बातें करने के बाद उसे पता चलता है कि पहले वो एक नर्स थी, इसी वजह से वो डेड बॉडी की फोटोज को देखकर घबराई नहीं। अब एलिजाबेथ जॉयस को फिर से एंजेला की फोटो दिखाकर कहती है कि ये दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई थी, तुम्हें क्या लगता है उस वक्त इसको बचाया जा सकता था या नहीं। फिर जॉयस जवाब देती है कि ये तो सब इस औरत के वजन पर निर्भर करता है, क्योंकि फोटो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इसका खून बहुत ज्यादा बह गया था। तभी पास में खड़ा इब्राहिम कहता है कि एंजेला का वजन लगभग 46 किलो था। ये बात सुनकर जॉयस कहती है कि फिर तो इसको बचाया जा सकता था। फिर एलिजाबेथ जॉयस से पूछती है कि क्या तुम हमारे थर्सडे मर्डर क्लब को ज्वाइन करोगी, क्योंकि हमें एक मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत है। अब जॉयस को भी ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था, इसलिए वो उनके क्लब को ज्वाइन कर लेती है। अगले सीन में हम रोयन नाम के एक आदमी को रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ देखते हैं, जो अपने दोस्त बोगडन से कूपर चेस ओल्ड एज होम को तोड़ने की बातें कर रहा था। दरअसल ये उस ओल्ड एज होम की जमीन का मालिक है, लेकिन अब वो अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए उसे तोड़ना चाहता है ताकि वो वहां पर लग्जरी फ्लैट्स बना सके। फिर बोगडन उसको समझाता है कि ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर रहने वाले बूढ़े लोग इस बात की इजाजत कभी भी नहीं देंगे। फिर रियोन कहता है कि मेरे लिए उनको वहां से हटाना बहुत आसान है। अगर मेरा पार्टनर टोनी मेरा साथ दे तो मैं ये काम बहुत ही आसानी से कर लूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसकी आंटी मैरी खुद उसी ओल्ड एज होम में रहती है और वो उनको परेशान नहीं करना चाहता। फिर बोगडन रियोन को समझाता है कि टोनी से पंगा लेना ठीक नहीं है, लेकिन रियोन कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो शायद हम इस काम को पूरा कर लेंगे। खुदाई करने वाले लोग मंडे को कूपर चेस ओल्ड एज होम में आने वाले हैं। तुम वहां जाकर खुदाई का काम पूरा करवाओ और बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दूंगा, जिससे तुम अपनी माँ का इलाज भी करवा सकते हो। अब बोगडन को ये डील बहुत अच्छी लगती है,
इसलिए वो रियोन की बात मान लेता है। अगले सीन में हम एलिजाबेथ और उसकी बाकी की टीम को देखते हैं जो कि टोनी से बातें कर रहे थे। उस समय उसकी आंटी मैरी भी वहां पर बैठी हुई थी। फिर टोनी से बातें करने के बाद सब लोग क्लब हाउस की तरफ जाने लगते हैं। तभी जॉयस पूछती है कि ये आदमी कौन था। एलिजाबेथ जवाब देती है कि इस आदमी का नाम टोनी है और ये रियोन का पार्टनर है जो कि ओल्ड एज होम की जमीन का मालिक है। फिर एलिजाबेथ ये भी बताती है कि रियोन इस ओल्ड एज होम को तोड़ना चाहता है ताकि वो अपना बिजनेस और बड़ा कर सके, लेकिन जब तक टोनी हमारे साथ है हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। सारी बातें खत्म करने के बाद सब लोग क्लब हाउस पहुंच जाते हैं जहां एलिजाबेथ जॉयस को एंजेला के केस की पूरी जानकारी देती है। वो बताती है कि एंजेला का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम पीटर था। पुलिस ने उसकी इंक्वायरी करी लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला और पीटर पहले आर्मी में था जिसको आर्मी से रिटायर कर दिया गया और इसीलिए सब लोगों ने उसको अच्छा इंसान मानकर छोड़ दिया। पुलिस डिपार्टमेंट में एक पेनी नाम की एक ऑफिसर भी थी जिसने पीटर से फिर एक बार पूछताछ करने के लिए डिपार्टमेंट से इजाजत मांगी, लेकिन डिपार्टमेंट ने मना कर दिया क्योंकि वो पीटर को अच्छा इंसान मानते थे। फिर पुलिस डिपार्टमेंट ने इस केस को क्लोज कर दिया और उसके कुछ दिनों बाद पीटर अचानक से कहीं गायब हो गया। ये बात सुनकर जॉयस पूछती है कि तुम लोगों को ये केस कौन देता है। फिर एलिजाबेथ बताती है कि डिपार्टमेंट वाली वही ऑफिसर पेनी जो कि मेरी दोस्त है। हम दोनों ने ही एक साथ मिलकर थर्सडे मर्डर क्लब की शुरुआत की थी ताकि हम बंद पड़े केसेस को सुलझा सके, लेकिन पेनी इस वक्त हमारे साथ काम नहीं कर सकती क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, इसीलिए वो ओल्ड एज होम के हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर वहां से निकलकर एलिजाबेथ पेनी से मिलने जाती है और उसको एंजेला के केस के बारे में सब कुछ बता देती है। पास में बैठा पेनी का पति जॉन एलिजाबेथ से उसके पति स्टीफन के बारे में पूछता है। फिर एलिजाबेथ बताती है कि स्टीफन के हालात पहले से और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। डिमेंशिया की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं रहता। दरअसल स्टीफन भी एलिजाबेथ के साथ ओल्ड एज होम में ही रहता है, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से एलिजाबेथ उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती। तभी नेक्स्ट डे एक डोना नाम की पुलिस ऑफिसर ओल्ड एज होम में आती है और वहां मौजूद सभी लोगों को होम सेफ्टी के ऊपर लेक्चर देती है। फिर अपना काम खत्म होने के बाद डोना एलिजाबेथ और उसकी पूरी टीम के साथ लंच भी करती है और लंच करते समय वो लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर जब डोना ओल्ड एज होम से जाने लगती है तो उसकी मुलाकात रॉन के बेटे रिची से हो जाती है जो कि एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था। रिची से मिलने के बाद वो वापस से पुलिस स्टेशन चली जाती है। तभी एलिजाबेथ सभी को कहती है कि हम इस लड़की को भी अपनी टीम में रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही होशियार होने के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर है। फिर जब वो वापस अंदर जाने लगते हैं तो उनकी नजर टोनी और रियोन पर पड़ती है जो एक दूसरे से झगड़ रहे थे। फिर रियोन गुस्से में चिल्लाकर वहां से चला जाता है। फिर एलिजाबेथ टोनी से पूछती है कि आखिर रियोन तुमसे किस बात पर लड़ाई कर रहा था। टोनी कहता है कि वो कुछ दिनों के अंदर इस जगह को तोड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पर वो लग्जरी फ्लैट बनाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तभी इब्राहिम कहता है कि हमारे ओल्ड एज होम वाले एग्रीमेंट में ये साफ साफ लिखा है कि अगर इस जगह पर कोई भी दूसरी बिल्डिंग बनेगी तो उससे पहले जमीन के मालिक को हमसे इस बात की इजाजत लेनी पड़ेगी। टोनी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कल मैंने एक मीटिंग रखी है, अब वहीं पर हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। फिर नेक्स्ट डे वो सभी लोग मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में रियोन भी वहां पर आ जाता है। फिर वो सभी को कहता है कि आप लोगों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस ओल्ड एज होम के बदले आपको कहीं और रहने के लिए एक अच्छी जगह बनवा कर दूंगा। लेकिन एलिजाबेथ इस बात पर इंकार कर देती है। वो कहती है कि हम लोग यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं, ये जगह हमें बहुत पसंद है और हमें हमारे घर जैसी लगती है, इसलिए तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर इब्राहिम कहता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात साफ साफ लिखी है कि तुम हमारी इजाजत के बिना इस जगह के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फिर रियोन उन सब की बातों को नजरअंदाज करके कहता है कि आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसमें आप लोगों का ही घाटा है। मंडे से खुदाई करने वाले लोग यहाँ पर आ जाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। फिर इतना कहकर वो मीटिंग से चला जाता है। तभी टोनी भी मीटिंग खत्म करके अपने घर पहुंच जाता है। फिर जब टोनी फोन पर अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था तो घर में छुपा एक आदमी उस पर हमला कर देता है और टोनी को जान से मार देता है। अब ये आदमी कौन था और इसने टोनी को क्यों मारा, ये हमें आगे पता चलेगा। फिर टोनी के मरने की खबर सुनकर पुलिस वाले तुरंत उसके घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे कातिल का पता लगाया जा सके। अगले सीन में हम जॉयस को देखते हैं जो रेडियो पर टोनी के मरने की खबर सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर बिना समय गवाए वो जल्दी से अपनी टीम को इकट्ठा करती है और बताती है कि टोनी का मर्डर हो गया है। ये बात सुनकर पूरी टीम सदमे में पहुंच जाती है। फिर एलिजाबेथ कहती है कि अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि टोनी को किसने मारा।
तभी जोयस कहती है कि पुलिस वाले इस वक्त एक लिस्ट बना रहे होंगे जिसके अंदर वो उन सभी लोगों का नाम लिखेंगे जो टोनी को मार सकते थे। अगर हमें वो लिस्ट मिल जाए तो हम बहुत आसानी से कातिल को ढूंढ सकते हैं। फिर एलिजाबेथ कहती है कि इस काम में बस एक ही इंसान हमारी हेल्प कर सकता है और वो है ऑफिसर डोना। फिर इब्राहिम जल्दी से डोना के पुलिस स्टेशन में कॉल करके एक झूठी कहानी सुनाता है और कहता है कि मेरे दोस्त रोन को टोनी के मर्डर केस से जुड़ी एक बहुत जरूरी बात पता है जिससे आप कातिल को आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करे तो आपको कूपर चेस ओल्ड एज होम में आना होगा क्योंकि रोन की तबीयत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। फिर पुलिस वाला कहता है ठीक है, मैं कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ और जोयस पुलिस स्टेशन में जाकर डोना से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें टोनी के मर्डर को सुलझाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर डोना बताती है कि मैं उस टीम में शामिल नहीं हूँ जो टोनी के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसलिए मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। फिर एलिजाबेथ कहती है कि अगर मैं तुम्हें उस टीम में शामिल करवा दूं तो क्या तुम हमारी हेल्प करोगी। ये बात सुनने के बाद डोना खुश हो जाती है क्योंकि वो भी एक मर्डर केस में काम करना चाहती थी। फिर वो एलिजाबेथ को कहती है ठीक है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही एलिजाबेथ इब्राहिम को कॉल करती है और कहती है कि अब तुम अपना प्लान शुरू कर दो। थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन का इंचार्ज ऑफिसर क्रिस ओल्ड एज होम आकर रोन से मिलता है और कहता है कि आपको टोनी के बारे में जो कुछ भी पता है प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। फिर इस बात पर रोन जवाब देता है कि मैं बस उसी ऑफिसर को सब कुछ बताऊंगा जो कल हमारे यहाँ पर लेक्चर देने के लिए आई थी। फिर इब्राहिम क्रिस को बताता है कि रोन ऑफिसर डोना की बात कर रहा है क्योंकि इसको डोना बहुत ज्यादा पसंद आ गई, इसीलिए ये सिर्फ उन्हीं से बात करेगा। ये बात सुनकर क्रिस थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि डोना अभी नई ऑफिसर थी और उसे इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता और नई होने की वजह से उसे इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया था। फिर इब्राहिम कहता है सर, अगर आप डोना को अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल कर लोगे तो रोन उसे टोनी के बारे में सब कुछ बता देगा। क्रिस को इब्राहिम का ये आइडिया सही लगता है, इसलिए वो अपने डिपार्टमेंट से बात करके डोना को टीम के अंदर शामिल कर लेता है। तभी नेक्स्ट डे एलिजाबेथ जोयस के पास आकर उसे बताती है कि मेरी एक दोस्त ने ओल्ड एज होम की अकाउंट डिटेल्स निकलवाई है लेकिन हम उन्हें समझ नहीं सकते। तुम्हारी बेटी जेनी फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ जानती है, हमें उसकी हेल्प लेनी होगी, तभी हम टोनी के केस को आगे इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। फिर जोयस उसकी ये बात मान लेती है। अगले सीन में हम क्रिस और डोना को देखते हैं जो कार के अंदर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी क्रिस अपने पास से एक फोटो निकालकर डोना को दिखाता है जो कि उसको टोनी के घर से मिली थी। फिर डोना फोटो में टोनी के बगल में खड़े उस इंसान को पहचान लेती है और बताती है कि इस आदमी का नाम बॉबी है। ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। जिस पुलिस स्टेशन में मैं पहले काम किया करती थी वहाँ की पुलिस इसको बहुत सालों से ढूंढ रही थी लेकिन ये कभी भी पकड़ा नहीं गया। फिर फोटो को ध्यान से देखने पर डोना को यह भी पता चलता है कि टोनी और बॉबी के बगल में एक और इंसान खड़ा था लेकिन फोटो में बस उसका हाथ ही दिखाई दे रहा था, इसलिए डोना उसको पहचान नहीं पाती। अगले सीन में हम देखते हैं एलिजाबेथ अपनी पूरी टीम को एक रूम के अंदर इकट्ठा करके उनसे बातें कर रही थी। तभी जोयस के पास जेनी का मैसेज आता है जिसमें ओल्ड एज होम की सारी अकाउंट डिटेल्स की जानकारी थी। उसको पढ़कर जोयस को पता चलता है कि अगर टोनी मर जाता है तो उसके हिस्से के $12 मिलियन रियोन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये बात जानने के बाद सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी कुछ ही देर में क्रिस और डोना भी वहां पर आ जाते हैं। फिर क्रिस रोन को कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम टोनी के बारे में क्या जानते हो। रोन कहता है कि मैंने 1-2 दिन पहले ही टोनी और रियोन को आपस में झगड़ते हुए देखा था और हो सकता है कि जरूर वो पैसों के लिए ही लड़ रहे थे। अब आप तो जानते ही हैं कि पैसा सारे रिश्ते बर्बाद कर देता है। फिर एलिजाबेथ क्रिस से पूछती है कि क्या आपको टोनी के घर के सिक्योरिटी कैमरा से कुछ पता चला। क्रिस जवाब देता है कि उसके घर का सिक्योरिटी सिस्टम खराब था। ये बात सुनने के बाद वो पूछती है कि क्या मैं जान सकती हूँ टोनी की मौत कितने बजे हुई थी। क्रिस कहता है कि ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये कानून के खिलाफ है, लेकिन तभी एलिजाबेथ बताती है कि मैंने टोनी से जुड़ी काफी सारी चीजें पता की है, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अब वो जेनी की भेजी हुई पीडीएफ दिखाकर कहती है कि इस पीडीएफ से हमें पता चला है कि अगर टोनी मर जाएगा तो उसके $12 मिलियन रियोन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, यानी कि टोनी के मरने के बाद रियोन को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। फिर एलिजाबेथ ये भी बताती है कि कूपर चेस ओल्ड एज होम के सिर्फ 2 पार्टनर नहीं बल्कि 3 पार्टनर हैं और ये भी मुझे अकाउंट डिटेल से ही पता चला है, लेकिन वो इंसान कौन है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। अब सारी बातें सुनने के बाद क्रिस कहता है कि आप ये पीडीएफ मुझे सेंड कर दीजिए।
लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि पहले आप मुझे टोनी की मौत का टाइम बताइए, तभी मैं आपको ये पीडीएफ दूंगी। अब मजबूरी में क्रिस को टाइम बताना ही पड़ता है, जो था सुबह 11:48। फिर पीडीएफ लेने के बाद क्रिस ओल्ड एज होम से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात रोन के बेटे रिची से हो जाती है। वो भी रिची का बहुत बड़ा फैन था, इसलिए वो उसके साथ फोटो खिंचवाने लगता है। लेकिन इसी बीच डोना रिची के हाथ पर बने एक टैटू को नोटिस करती है। उसको देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाती है। अब वो क्यों हैरान हुई इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर कार में बैठने के बाद डोना क्रिस को बताती है कि फोटो में तीसरा इंसान कोई और नहीं बल्कि रिची है, क्योंकि रिची के हाथ पर जो टैटू बना था वही सेम टैटू फोटो में तीसरे आदमी के हाथ पर भी बना हुआ है। ये बात सुनकर क्रिस थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वो डोना को कहता है कि अब हमें रिची और रियोन दोनों के ऊपर अच्छे से नजर रखनी होगी। फिर थोड़ी देर बाद क्रिस और डोना रियोन के घर पर जाकर उससे बॉबी के बारे में पूछताछ करते हैं। रियोन बताता है कि बॉबी टोनी का बहुत अच्छा दोस्त था और ओल्ड एज होम का तीसरा पार्टनर भी। ये बात सुनने के बाद क्रिस पूछता है कि इस वक्त बॉबी हमें कहाँ मिलेगा। फिर रियोन जवाब देता है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि बॉबी काफी सालों से कहीं पर गायब हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो बहुत खतरनाक इंसान है। फिर डोना सीधे ही रियोन से पूछती है कि क्या आपने टोनी को मारा है, लेकिन ये बात सुनने के बाद रियोन कहता है कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, टोनी तो मेरा बिजनेस पार्टनर था, मुझे उसकी मौत पर बहुत दुख है। फिर क्रिस कहता है कि अगर टोनी मर जाए तो आपके पास उसके $12 मिलियन आ जाएंगे, इसलिए आपको तो उसकी मौत का फायदा ही हुआ है। ये बात सुनते ही रियोन के होश उड़ जाते हैं। फिर वो क्रिस को कहता है कि आप लोग अभी यहाँ से जाइए, मुझे एक मीटिंग में जाना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने टोनी को नहीं मारा। दूसरी तरफ एलिजाबेथ और उसकी पूरी टीम ओल्ड एज होम से टोनी के घर पर जाने का टाइम पता लगा रहे थे, ताकि वो ये जान सके कि जिस दिन ओल्ड एज होम में मीटिंग हुई थी उस दिन रियोन मौत के वक्त तक टोनी के घर पर पहुंच पाया था या नहीं। फिर इब्राहिम एलिजाबेथ को बताता है कि रियोन ने टोनी को नहीं मारा, क्योंकि मेरे हिसाब से रियोन टोनी की मौत के 7 मिनट बाद वहां पर पहुंचता। फिर एलिजाबेथ तुरंत ये बात मैसेज करके डोना को बता देती है। फिर डोना क्रिस को कहती है कि सर रियोन ने टोनी को नहीं मारा, क्योंकि वो मौत के वक्त तक उसके घर पर नहीं पहुंच पाया था। फिर क्रिस कहता है तुम्हें ये कैसे पता चला। डोना बताती है कि एलिजाबेथ और उसकी पूरी टीम इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्हीं ने मुझे ये बात बताई। लेकिन क्रिस उसकी इस बात पर भरोसा नहीं करता। तभी उसका एक जूनियर ऑफिसर उसे आकर बताता है कि सर टोनी की मौत के वक्त रियोन का उसके घर पर पहुंचना नामुमकिन था। अब ये बात सुनते ही क्रिस को भरोसा हो जाता है कि डोना एकदम सही बोल रही थी, और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि रियोन ने टोनी को नहीं मारा। अगले सीन में हम एलिजाबेथ और डोना को देखते हैं, जो आपस में फोन पर बातें कर रही थी। डोना बताती है कि मुझे टोनी के घर से एक फोटो मिली थी, उस फोटो के अंदर टोनी के साथ बॉबी ट्यूनर भी था। अब बॉबी का नाम सुनते ही एलिजाबेथ कहती है कि वो आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो ड्रग्स के धंधे के साथ साथ लोगों को मारने का भी काम करता है। फिर डोना कहती है उसको पकड़ने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। एलिजाबेथ जवाब देती है कि मैं आपकी हेल्प तभी करूंगी जब तुम मुझे टोनी के केस से जुड़ी कोई खुफिया जानकारी बताओगी। फिर डोना कहती है कि फोटो के अंदर रोन का बेटा रिची भी है। ये बात सुनते ही एलिजाबेथ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो डोना से कुछ और पूछ पाती इससे पहले ही उसकी नजर अपने पीछे खड़े एक अनजान आदमी पर पड़ती है। फिर फोन काटकर एलिजाबेथ जल्दी से ओल्ड एज होम में बने कब्रिस्तान में जाकर छुप जाती है, लेकिन तभी वो आदमी उसके पीछे से आकर कहता है कि तुम गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, इससे तुम्हारी ही जान को खतरा है। अब ये धमकी देने के बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। अब ये आदमी कौन था और इसने एलिजाबेथ को धमकी क्यों दी, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम एलिजाबेथ को पेनी के पति जॉन से बातें करते हुए देखते हैं। जॉन पूछता है कि क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा। एलिजाबेथ कहती है कि उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और ऊपर से कब्रिस्तान में बहुत अंधेरा भी था, इसीलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। फिर जॉन कहता है कि तुम्हारे हिसाब से रियोन ने टॉमी को नहीं मारा, लेकिन वो ये काम किसी और से भी तो करवा सकता है। फिर एलिजाबेथ कहती है कि मैं भी तो इसी बात का पता लगाना चाहती हूँ। मुझे मेरी एक पुलिस खबरी से ये बात भी पता चली है कि रियोन का बेटा रिची सेलिब्रिटी बनने से पहले टोनी और रियोन के लिए काम किया करता था, लेकिन मैंने ये बात रोन को नहीं बताई क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान होगा। ये बात कहने के बाद एलिजाबेथ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ओल्ड एज होम के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि वो लोग रियोन के खिलाफ कर रहे थे ताकि ओल्ड एज होम को टूटने से बचाया जा सके। तभी कुछ ही देर बाद रियोन भी वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन भीड़ को देखकर वो अपने दोस्त बोगडन को कहता है कि तुम कब्रिस्तान के पीछे वाले रास्ते से जाकर वहां पर खुदाई करना शुरू कर दो। मैं चाहता हूं कि खुदाई का काम बस शुरू हो जाए।
फिर बोगडोन चुपचाप से पीछे वाले रास्ते के जरिए कब्रिस्तान में घुस जाता है और इधर रियोन अपनी कार से उतरकर सभी को कहता है कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ क्योंकि मुझे खुदाई का काम शुरू करवाना है, लेकिन सभी लोग उसको ऐसा करने से मना कर देते हैं। तभी भीड़ में खड़ी एलिजाबेथ की नजर बोगडोन के ऊपर पड़ती है। फिर वो बोगडोन के पास आकर उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। बातों ही बातों में एलिजाबेथ उससे पूछती है कि क्या रियोन ने तुम्हें टोनी को मारने के लिए पैसे दिए थे। बोगडोन कहता है कि मैं रियोन के लिए बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन मैं किसी का खून नहीं करता। फिर बोगडोन से पूछताछ करने के बाद एलिजाबेथ वापस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाती है। तभी भीड़ से डरकर रियोन वापस अपनी कार की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर जब जोइस उसकी बॉडी को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि रियोन मर चुका है। अब ये कैसे मरा ये भी हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम एलिजाबेथ और उसकी पूरी टीम को एक कमरे में बातें करते हुए देखते हैं। एलिजाबेथ सभी को बताती है कि रियोन अपने आप नहीं मरा बल्कि उसका मर्डर हुआ है, क्योंकि डोना को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि किसी ने रियोन को भारी मात्रा में ड्रग्स दिए हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मेरे हिसाब से किसी ने प्रोटेस्ट की भगदड़ में रियोन को ड्रग्स का इंजेक्शन लगा दिया होगा, यानी कि ओल्ड एज होम में रहने वाले किसी आदमी ने ही रियोन को मारा है। फिर एलिजाबेथ कहती है कि डोना ने मुझे बताया है कि तीसरा इन्वेस्टर बॉबी है, अब हमें उसको ही ढूंढना होगा, क्योंकि रियोन की वसीयत में लिखा है कि रियोन के मरने के बाद भी ओल्ड एज होम को तोड़ने का काम जारी रखा जाएगा। अब बॉबी ठहरा ओल्ड एज होम का आखिरी मालिक, इसलिए वो ही ओल्ड एज होम को टूटने से बचा सकता है। तभी कुछ देर बाद बोगडोन एलिजाबेथ से मिलने के लिए आता है और वहां वो उसके पति स्टीफन के साथ बैठकर चेस खेलने लगता है। तभी कुछ देर बाद एलिजाबेथ भी वहां पर आ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर बोगडोन कहता है कि मुझे आपको एक जरूरी चीज दिखानी है, इसलिए आप मुझे आज रात कब्रिस्तान में आकर मिलना। वहीं दूसरी तरफ क्रिस और डोना रिची से पूछताछ कर रहे थे। क्रिस पूछता है कि जब टोनी का मर्डर हुआ तब तुम कहां पर थे, लेकिन रिची इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर डोना उससे सीधे सीधे पूछती है कि क्या तुमने रियोन के कहने पर टोनी को मारा था। फिर ये बात सुनने के बाद रिची कहता है कि भला मैं उसकी बात क्यों मानूंगा, मुझे तो उससे नफरत है। फिर डोना कहती है कि मुझे पता चला है कि जब तुम सेलिब्रिटी नहीं बने थे तो रियोन तुम्हारे बहुत सारे कर्जे चुकाया करता था और उसके इस एहसान को उतारने के लिए तुम उसके छोटे मोटे काम भी किया करते थे। रिची कहता है ये सब पुरानी बातें हैं, इसलिए आप लोग बस एक बात समझ लीजिए कि मैंने टोनी को नहीं मारा। फिर जब रिची वहां से जाने लगता है तो क्रिस उससे बॉबी के बारे में पूछता है, लेकिन वो तो इस बात का भी कोई जवाब नहीं देता। इसलिए मजबूरी में क्रिस टोनी के मर्डर केस में रिची को अरेस्ट कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं रोन और इब्राहिम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ओल्ड एज होम के किस आदमी ने रियोन को मारा है। तभी रोन के पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है और उसे पता चलता है कि रिची को अरेस्ट कर लिया गया है। तभी रात के वक्त एलिजाबेथ बोगडोन से मिलने के लिए कब्रिस्तान में जाती है। फिर बोगडोन एलिजाबेथ को एक कब्र के पास लेकर जाता है और बताता है कि आज सुबह मैंने ये कब्र खोदी तो मुझे इसके अंदर 2 लाशों के कंकाल मिले, एक तो ताबूत के अंदर था और दूसरा ताबूत के ऊपर था। अब एक कब्र में 2 लोगों के कंकाल कैसे हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि किसी का मर्डर करके उसकी लाश को यहाँ पर छुपा दिया गया। ये बात जानने के बाद एलिजाबेथ के होश उड़ जाते हैं। फिर वो इस बात की खबर पुलिस वालों को भी कर देती है, जो कि उस कंकाल को अपने साथ ले जाते हैं। तभी रात के वक्त जब एलिजाबेथ अपने घर पर सो रही थी तो कोई शख्स उसको फूलों के गुलदस्ते के साथ एक मैसेज लिखकर भेजता है कि ये मेरी आखिरी वार्निंग है, अगर तुम पीछे नहीं हटी तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अगले सीन में हम एलिजाबेथ को डोना से बातें करते हुए देखते हैं। डोना बताती है कि जो लाश आपको कब्रिस्तान से मिली थी वो किसी पीटर नाम के आदमी की थी। पीटर का नाम सुनते ही एलिजाबेथ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही पीटर है जिसके बारे में एलिजाबेथ और उसकी पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, यानी कि 1973 वाला पीटर। लेकिन अब उसकी लाश कब्रिस्तान में कैसे आई, यही बात इनको जाननी थी। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो रिची से रियोन के बारे में पूछताछ कर रहा था, लेकिन रिची तो कुछ भी नहीं बताता। तभी वहां पर रोन, इब्राहिम और जोइस आ जाते हैं। फिर रोन कहता है कि मेरा बेटा एकदम बेकसूर है, आपने उसको बेवजह अरेस्ट किया है। फिर क्रिस जवाब देता है कि आपका बेटा हमें रियोन के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। फिर रोन रिची के आगे रिक्वेस्ट करता है कि बेटा जो भी सच्चाई है तुम क्रिस को बता क्यों नहीं देते, ताकि ये तुम्हें छोड़ दे और तुम वापस घर पर चल सको। अब रिची के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो क्रिस को कहता है कि जब टोनी का मर्डर हुआ तो मैं रियोन की पत्नी गेमा के साथ था, मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। और ये बात सुनकर क्रिस के होश उड़ जाते हैं। फिर वो कहता है कि क्या तुम ये बात साबित कर सकते हो?
फिर रिची अपने फोन में से एक फोटो निकालकर क्रिस को दिखाता है जिसमें वो गेमा के साथ था। उस फोटो का टाइम और डेट देखकर क्रिस समझ जाता है कि रिची ने रियोन को नहीं मारा। फिर रॉन रिची को लेकर अपने बाकी के साथियों के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एलिजाबेथ और डोना दोनों फूलों के मार्केट में जाते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि बॉबी हमें यहीं पर मिलेगा, लेकिन डोना पूछती है कि आपको इतना भरोसा कैसे है कि वो यहीं पर मिलेगा। फिर एलिजाबेथ जवाब देती है कि कल रात मुझे किसी ने फूलों का गुलदस्ता भेजा था, उसमें सभी फूल बहुत ही ताजा थे और ऐसा तभी हो सकता है जब उनको किसी पास वाली जगह से भेजा गया हो, और ओल्ड एज होम के सबसे नजदीक यही जगह पड़ती है जहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल मिलते हैं। फिर एलिजाबेथ गुलदस्ते पर लगे हुए कार्ड को सभी दुकानों से मैच करने लगती है और आखिरकार उसे वो दुकान मिल जाती है जिसकी उसको तलाश थी। फिर एलिजाबेथ डोना को कहती है कि जरूर बॉबी ही इस दुकान का मालिक होगा। दुकान के अंदर जाकर एलिजाबेथ की मुलाकात बॉबी से हो जाती है। बॉबी कहता है कि मैं यही सोच रहा था कि आखिर तुम मुझसे मिलने कब आओगी। अब एक बात तो क्लियर हो जाती है कि बॉबी का ही भेजा हुआ कोई आदमी एलिजाबेथ को धमका रहा था ताकि एलिजाबेथ उसको ढूंढना बंद कर दे, और बॉबी ऐसा इसलिए करवा रहा था ताकि वो खुद को पुलिस से बचा कर रख सके, क्योंकि उसने आज तक बहुत सारे गलत काम किए हैं। फिर डोना कहती है क्या तुमने टोनी और रियोन को भी मरवाया है, लेकिन बॉबी जवाब देता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा और ना ही मरवाया। जब उनकी मौत हुई तब मैं प्रिंस खालिद के 21वें जन्मदिन की पार्टी के लिए फूलों की सजावट कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने सारे बुरे धंधों को छोड़कर यही काम शुरू कर लिया और मुझे इस काम से खुशी मिलती है। मैं जानता हूँ कि टोनी और रियोन के मरने से कूपर चेस ओल्ड एज होम की पूरी जमीन पर मेरा हक हो जाएगा, लेकिन मुझे उस जमीन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं जल्दी ही उस जमीन को अच्छे दामों पर बेचने वाला हूँ। फिर एलिजाबेथ डोना को कहती है तुम प्लीज बाहर जाओ, मुझे बॉबी से कुछ जरूरी बात करनी है। वहीं दूसरी तरफ बोगडोन स्टीफन के साथ चेस खेल रहा था। फिर स्टीफन उसको कहता है कि मैं एलिजाबेथ की सारी बातें सुनता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही टोनी को मारा है। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे तुम्हारी क्या मजबूरी थी, लेकिन असली कातिल तुम ही हो। ये बात सुनकर बोगडोन के होश उड़ जाते हैं। फिर वो कहता है आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। अब बोगडोन ने ऐसा क्यों किया इसका खुलासा एंड में होगा। दूसरी तरफ डोना के बाहर जाते ही बॉबी का एक आदमी दुकान के अंदर आता है और बॉबी को कहता है बॉस मैंने एम्स्टर्डम से आए हुए 4 मजदूरों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। ये बात सुनने के बाद एलिजाबेथ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो बॉबी को कहती है कि तुम्हारा आदमी मजदूरों के पासपोर्ट क्यों इकट्ठे कर रहा है। बॉबी जवाब देता है कि ये हमारा नया बिजनेस है, मैं बाहर से आए मजदूरों को काम देता हूँ, लेकिन वो मुझे धोखा ना दे, इसलिए मैं उनके पासपोर्ट अपने पास रख लेता हूँ। एलिजाबेथ कहती है कि ये कानूनी जुर्म है, इससे मैं तुम्हें 25 सालों के लिए अंदर करवा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम बच सकते हो, इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने नए धंधे को बंद करना होगा। और बात रही कूपर चेस ओल्ड एज होम की, तो वो तुम्हें मेरी एक बहुत ही खास दोस्त को बेचना होगा जो बहुत ही अच्छे दामों में उसको लेने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी पहचान सबसे छुपा कर रखूंगी, जिससे तुम अपने फूलों का बिजनेस जारी रख सकते हो। अब बॉबी को एलिजाबेथ की ये डील बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। फिर जब एलिजाबेथ वहां से जाने लगती है तो उसके दिमाग में एक बात आती है। फिर वो बॉबी को कहती है कि तुमने अभी मुझसे कहा था कि ये हमारा नया बिजनेस है, तुमने हमारा शब्द क्यों यूज किया, इसका मतलब तुम्हारे साथ कोई और भी है। फिर बॉबी जवाब देता है कि टोनी ही मेरा पार्टनर था, बाहर से आए मजदूरों में से कुछ लोगों को मैं अपनी फूलों की दुकान में ही रख लेता था और बाकी मजदूर कूपर चेस होम में चले जाते थे। फिर एलिजाबेथ कहती है कि ऐसे तो तुम उन मजदूरों की आजादी छीन रहे हो। बॉबी कहता है कि मैं ऐसा नहीं करता था, मेरा काम पूरा होते ही मैं उन मजदूरों को उनके पासपोर्ट लौटा देता था ताकि वो अपने घर जा सके, लेकिन टोनी ऐसा नहीं किया करता था, उसने आज तक किसी भी मजदूर को उसका पासपोर्ट नहीं लौटाया। और ये बात सुनने के बाद एलिजाबेथ के होश उड़ जाते हैं। तभी उसे याद आता है कि बोगडोन ने उसे एक बार बताया था कि वो अपनी माँ के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन उसके बॉस ने उसका पासपोर्ट रख लिया है और वो उसे देने से इनकार कर रहा है। फिर एलिजाबेथ समझ जाती है कि जरूर बोगडोन का बॉस टोनी है और अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए बोगडोन ने ही टोनी को मारा है। दूसरी तरफ बोगडोन स्टीफन के सामने ये बात कबूल कर लेता है कि मैंने ही टोनी को मारा है, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। दरअसल जब मैं टोनी के पास अपना पासपोर्ट लेने के लिए गया तो हमारे बीच में हाथापाई हो गई और उसी हाथापाई में टोनी मारा गया। अब बोगडोन अच्छे दिल का इंसान था, इसीलिए
इसीलिए उसने स्टीफन को सारी बात बता दी। लेकिन स्टीफन को डोमेशिया की बीमारी थी, इसलिए वो उसी वक्त सब कुछ भूल जाता है। ये देखकर बोगडन को राहत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जो फौरन बॉबी की दुकान से ओल्ड एज होम की तरफ जाने लगती है। उसको डर था कि बोगडन कहीं स्टीफन को कुछ कर ना दे। फिर कुछ देर बाद एलिजाबेथ जब पुलिस के साथ ओल्ड एज होम में पहुंचती है तो अपने रूम में जाते ही वो देखती है कि स्टीफन बोगडन की बनाई हुई चाय पी रहा था। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने ये चाय क्यों पी? हो सकता है कि बोगडन ने इसमें जहर मिलाया हो। तभी पुलिस को देखकर बोगडन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोन वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है। तभी जल्दी से जोयस वहां पर आती है और स्टीफन को चेक करती है, जो कि एकदम सही था। फिर एलिजाबेथ बोगडन से पूछती है कि आखिर तुमने टोनी को क्यों मारा? फिर डर और अपनी बेवकूफी की वजह से बोगडन पुलिस को कहता है कि आप लोग स्टीफन की बात पर भरोसा मत करना, वो अपनी तरफ से कहानी बना रहे हैं। डोमेशिया की वजह से स्टीफन को कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन तभी एलिजाबेथ एक टेप रिकॉर्डर निकालती है कि चेस खेलते वक्त स्टीफन हमेशा हर चीज को रिकॉर्ड किया करते थे, ताकि वो अपने सामने वाले की चाल को अच्छे से समझ सके। रिकॉर्डर ऑन करते ही बोगडन की सारी बातें पुलिस के सामने आ जाती है। फिर वो खुद ही इस बात को कबूल कर लेता है कि मैंने ही टोनी को मारा था। बोगडन कहता है कि मैं टोनी के घर पर अपना पासपोर्ट लेने के लिए गया, लेकिन उसने वो पासपोर्ट मुझे दिया ही नहीं। फिर हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, जिसके दौरान वो मारा गया। फिर ये बात सुनने के बाद पुलिस बोगडन को अपने साथ ले जाती है। अब नेक्स्ट डे हम फिर से एलिजाबेथ को देखते हैं, जो पीटर वाले केस पर फिर से काम कर रही थी। फाइल में उसकी पुरानी फोटो को देखकर एलिजाबेथ को एक ऐसी बात पता चलती है जिससे पूरा केस सुलझ जाता है। फिर कुछ देर बाद एलिजाबेथ अपनी पूरी टीम को लेकर पेनी के रूम में जाती है, जहां पर जॉन भी मौजूद था। फिर वो कहती है कि हमने एंजेला और पीटर वाले केस को सुलझा लिया है। मुझे पता चला है कि पीटर ने उस वक्त पुलिस को जो कहानी सुनाई थी वो एकदम झूठ थी, क्योंकि उसने खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड एंजेला को खिड़की से धक्का देकर मार दिया था। अब पुलिस वाले पीटर को अच्छा मानते थे, इसलिए उन्होंने उसकी कहानी पर भरोसा कर लिया। लेकिन पेनी जानती थी कि असली कातिल पीटर ही है, इसलिए उसने पीटर को ढूंढा और मौत के घाट उतार दिया। फिर वो जॉन को कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि पीटर के मरने के बाद तुमने ही उसकी लाश को ओल्ड एज होम के कब्रिस्तान में छुपा दिया, ताकि तुम पेनी को मर्डर के इल्जाम से बचा सको। फिर जॉन कहता है कि तुम जो कुछ भी बोल रही हो, इसको साबित कैसे करोगी? फिर एलिजाबेथ पीटर के केस वाली फाइल से कुछ पुरानी फोटोज निकालती है और जॉन को दिखाकर कहती है कि ये सभी फोटोज इन्वेस्टिगेशन के टाइम की है। इन सभी के अंदर पेनी भी मौजूद है। तुम खुद देख सकते हो कि पेनी इस फोटो में पीटर को कितनी नफरत की निगाहों से देख रही है। अब तुम और मैं दोनों ही जानते हैं कि वो ऐसा तभी करती है जब उसको कोई बड़ा कदम उठाना होता है। फिर जॉन रोते हुए कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पेनी ने ही पीटर को मारा था, क्योंकि वो एक कातिल को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। फिर वो जॉन को कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने ही प्रोटेस्ट के वक्त रियोन को ड्रग का इंजेक्शन देकर मारा था, क्योंकि तुम जानते थे कि अगर कब्रिस्तान की खुदाई के वक्त पीटर की लाश सबके सामने आ गई तो पेनी के मर्डर का राज खुल जाएगा। फिर एलिजाबेथ पेनी के रूम को चेक करने लगती है और उसको वहां पर ड्रग के इंजेक्शन भी मिल जाते हैं। फिर जॉन रोते हुए कहता है कि मैंने ये सब कुछ पेनी को बचाने के लिए किया था, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये बेचारी जिस बीमारी से जूझ रही है, इस बीमारी के चलते इसने कई सालों से अपनी आंखें तक नहीं खोली। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगी, लेकिन इससे पहले मैं पेनी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, वो भी अकेले में। फिर एलिजाबेथ उसकी बात मान लेती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि जॉन खुद को और पेनी को वही इंजेक्शन देकर मारना चाहता है, ताकि वो दोनों चैन से इस दुनिया से अलविदा कह सकें। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा एलिजाबेथ ने सोचा था। फिर कूपर चेस ओल्ड एज होम के सभी सदस्य जॉन और पेनी के फ्यूनरल में जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।